Hi guys, I am Saroj Kumar Sharma. Welcome back to my channel प्रज्ञा साइंस कोचिंग सेंटर. गाइज आज हम लोग क्लास 12 NCERT मॉडर्न फिजिक्स से संबंधित जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं उन सारे शॉर्ट क्वेश्चन को इस वीडियो में डील करेंगे. इस वीडियो में मैं आज आपको 25 शॉर्ट क्वेश्चन बताऊंगा और बाकी जो महत्वपूर्ण शॉर्ट क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं अगले वीडियो में उन सारे क्वेश्चन को मैं बता दूंगा. तो चलिए आज हम लोग 25 शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि रेडियो सक्रियता रेडियो एक्टिविटी से संबंधित है. तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धआयु से क्या तात्पर्य है. यानी आपको बताना है अर्धआयु से आप क्या समझते हैं. तो कहेंगे किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धआयु वह समय अंतराल है जिसके अंतर्गत किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा अर्थात उसके परमाणुओं की संख्या रेडियो एक्टिव क्षय के फलस्वरूप घटकर अपने प्रारंभिक मात्रा का ठीक आधा रह जाता है अर्धआयु कहलाता है. यानी आप इसको ऐसे भी कह दीजिए कि किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की सक्रियता उसके प्रारंभिक सक्रियता का ठीक आधा होने में जितना समय लगता है उस समय को उस पदार्थ का अर्धआयु कहा जाता है. अर्धआयु को टी हाफ से सूचित किया जाता है. टी हाफ इक्वल टू होता है 0.693 बटा लेमडा. यहाँ लेमडा विखंडन स्थिरांक है. याद करें लेमडा विखंडन स्थिरांक है. इसे बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, आप इसको याद कर लेंगे. अगला क्वेश्चन है रेडियो एक्टिव क्षय का नियम क्या है. रेडियो एक्टिव क्षय का नियम क्या है. तो देखिए इसका नियम सिंपल सा है कि जब किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ से अल्फा बीटा या गामा किरण निकलता है तो उस पदार्थ से अल्फा बीटा गामा किरण निकलने के बाद उसका परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या बदल जाता है जिससे उस परमाणु का परिवर्तन किसी दूसरे पदार्थ तत्व के परमाणु में हो जाता है. इस क्रिया को ही रेडियो एक्टिव क्षय का नियम कहा जाता है. या यहाँ देखिए मैंने लिखा है किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के परमाणु से अल्फा बीटा गामा किरण निकलता रहता है. इससे परमाणु का भार तथा क्रमांक बदल जाता है. इस प्रकार प्रारंभिक रेडियो एक्टिव परमाणु का क्षय हो जाता है तथा किसी नए तत्व के परमाणु का जन्म हो जाता है. इस घटना को ही रेडियो एक्टिव क्षय का नियम कहा जाता है. यानी अल्फा बीटा गामा निकलेगा तो उससे नया तत्व बनेगा. नया तत्व बनने की प्रक्रिया को ही कहा जाता है रेडियो एक्टिव क्षय का नियम. अगला क्यूरी किस भौतिक राशि का मात्रक है. क्यूरी का मान कितना होता है. यहाँ दिया है कि क्यूरी किस भौतिक राशि का मात्रक है. क्यूरी का मान कितना होता है. तो देखिए क्यूरी रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का मात्रक है. क्यूरी रेडियो सक्रिय पदार्थ की सक्रियता का मात्रक है. एक क्यूरी बराबर होता है 3.7 गुणा 10 के पावर -10. एक क्यूरी का मान होता है. आप याद कर लें थोड़ा सा कि मैडम क्यूरी और प्रोफेसर क्यूरी दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने रेडियम नाम का रेडियो सक्रिय पदार्थ का आविष्कार किया था. इस आविष्कार के लिए उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोनों व्यक्ति को. ठीक है, तो क्यूरी उन्हीं के सम्मान में मात्रक रख दिया गया है. रेडियो सक्रियता के सक्रिय होने का मात्रक क्यूरी है. अगला है किसी नाभिक से एक अल्फा बीटा कण निकलने पर उसके परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या में क्या परिवर्तन होता है. चलिए यहाँ देखिए नाभिक से जब बीटा कण निकलेगा तो द्रव्यमान और परमाणु संख्या पर क्या अंतर पड़ेगा ये आपको बताना है. तो आप याद कर लें कि बीटा कण का परमाणु संख्या -1 और द्रव्यमान संख्या 0 होता है. तो जैसे ही बीटा किरण किसी परमाणु से निकलता है तो उसका परमाणु संख्या 1 बढ़ जाता है और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है क्योंकि -1 किसी भी चीज में से घटाएंगे तो 1 बढ़ जाएगा. तो कहा जाएगा जब किसी परमाणु से रेडियो सक्रिय पदार्थ से बीटा कण का क्षय होता है तो उसका परमाणु संख्या 1 बढ़ जाता है और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है क्योंकि बीटा का परमाणु संख्या -1 होता है और द्रव्यमान संख्या 0 होता है. इसको आप याद कर लेंगे. अगला क्वेश्चन है एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धआयु 693 वर्ष है. इसका क्षयांक ज्ञात कीजिए. यानी क्षय स्थिरांक का मान बताना है. यहाँ अर्धआयु हाफ लाइफ यानी टी हाफ का मान दिया है 693 वर्ष. तो देखिए इसको हम हल करते हैं सॉल्यूशन. यहाँ लेमडा इक्वल टू होता है log 2 बटा टी. यहाँ टी क्या है अर्धआयु है. यहाँ log 2 का मान होता है log 2 का मान आप याद कर लेंगे 6931 0.6931 log 2 का मान है. तो log 2 का मान यहाँ मैंने रख दिया. ठीक है, बटा टी
टी का मान दिया है 6 से 93 वर्ष, 6 से 93 हो गया, और 6 से 93 से इसे भाग देंगे 0.001 प्रति वर्ष हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, क्षय स्थिरांक का मान है। इतना क्या होगा, एक वर्ष में क्षय हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ का क्षय नियतांक 0.001 वर्ष प्रति वर्ष है, इसका औसत आयु ज्ञात कीजिए। एवरेज लाइफ आपको बताना है। देखिए यहां क्षय स्थिरांक का मान दिया है, लेमडा का मान दिया गया 0.001 प्रति वर्ष, तो औसत आयु यानी ए का मान बताना है, या कैपिटल टी भी एवरेज लाइफ को कहा जाता है। तो याद रखिए एवरेज लाइफ औसत आयु बराबर होता है 1 बटा लेमडा, यानी याद करेंगे औसत आयु जो होता है क्षय नियतांक का व्युत्क्रम होता है, यानी लेमडा टी इक्वल टू होता है 1 बटा लेमडा। लेमडा का मान दिया गया है, तो दिया गया तो इसको हम रख दिए 0.001, तो क्या होगा, जैसे डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1000 वर्ष आ जाएगा, यानी इसका औसत आयु है जो 1000 वर्ष है। आज समझ में, फिर से आप देख लीजिए, यहाँ लेमडा का मान दिया गया है 0.001, और ये सूत्र है आप याद कर लेंगे, औसत आयु बराबर 1 बटा लेमडा होता है, तो 1 में से भाग देंगे आपका 1000 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त किए जाने वाले किन्हीं 2 मंदकों का नाम बताएं। आपको बताना है कि नाभिकीय रिएक्टर में कौन से 2 मंदक का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखें कि नाभिकीय रिएक्टर में 2 मंदक प्रयोग किया जाता है, एक भारी जल और एक ग्रेफाइट। नाभिकीय रिएक्टर में 2 मंदक का प्रयोग होता है, एक भारी जल का और एक ग्रेफाइट। और यहां आपको जान लेना है कि जब नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है, तब रिएक्टर का नाम बदल दिया जाता है, और वहां रिएक्टर का नाम रख दिया जाता है स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल पूछता है, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि स्विमिंग पूल क्या है, याद कर लेंगे स्विमिंग पूल क्या है। तो कहेंगे कि जब नाभिकीय रिएक्टर में मंदक या विमंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग होता है, तो रिएक्टर का नाम स्विमिंग पूल रखा जाता है। एक और है परमाणु पाइल। परमाणु पाइल आप याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, पूछता है परमाणु पाइल क्या है। तो कहेंगे जब नाभिकीय रिएक्टर में मंदक या विमंदक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग होता है, तब उसे परमाणु पाइल कहा जाता है। यानी जब ग्रेफाइट लगाएंगे तो नाभिकीय रिएक्टर का नाम बदल करके उसका नाम रख देते हैं परमाणु पाइल, और भारी जल रहेगा तो स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल जल, इसे आप ट्रिकली याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि प्रकाश की चाल वर्तमान चाल की दुगुनी हो जाए तो नाभिक की बंधन ऊर्जा कितनी होगी। प्रकाश की चाल वर्तमान चाल का दुगुना हो जाए तो बंधन ऊर्जा का मान कितना होगा। तो देखिए आप याद रखें, बंधन ऊर्जा बी का मान होता है mc स्क्वायर। देखिए लिखे नाभिक की बंधन ऊर्जा बराबर द्रव्यमान क्षति गुना c स्क्वायर हो गया। तो यह c का मान क्या करेंगे, दुगुना कर देंगे, 2c कर लेंगे, तो 2c का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 4c आ जाएगा, यानी c का मान दुगुना हो जाएगा तो 4c हो जाएगा। तो 4 यानी जहां c था वहां क्या आ गया, 4 आ गया, तो 4 गुना हो गया ना ऊर्जा। तो ऊर्जा क्या हो जाएगा, दुगुना करने पर 4 गुना हो जाएगा। यानी प्रकाश का चाल जब दुगुना होगा तो बंधन ऊर्जा का मान 4 गुना हो जाएगा। कैसे हो गया, फिर से देखिए b बराबर क्या होता है mc स्क्वायर, यहाँ mc के स्थान पर क्या रखेंगे, 2c का स्क्वायर कर देंगे, तो 4c स्क्वायर, तो 4mc स्क्वायर आ जाएगा। तो कितना आ गया, 4 गुना हो गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आइंस्टीन के समीकरण से amu की तुल्य ऊर्जा mv में कितनी होगी। यहाँ थोड़ा देखिए, amu का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट है, mv का मतलब है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो amu का मान मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताना है, तो याद कर लीजिए 1 amu बराबर होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 amu बराबर 931 MeV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन क्या है, इसे प्रदर्शित करने का एक समीकरण दीजिए। तो देखिए यहां लिखा गया है, नाभिक विखंडन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी किए जाने पर वह नाभिक 2 हल्के और बराबर नाभिक में टूट जाता है। यानी कहा जाएगा कि नाभिकीय विखंडन एक वैसी प्रक्रिया है जिसमें एक बड़ा नाभिक टूटकर छोटे छोटे नाभिकों में परिणत हो जाता है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहलाता है। तो देखिए जब यूरेनियम नाभिक के परमाणु में, जब यूरेनियम के नाभिक में एक मंद वेग वाला न्यूट्रॉन प्रवेश करता है तो बेरियम तथा क्रिप्टन में टूट जाता है और भारी मात्रा में ऊर्जा और 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होता है। तो देखिए मैंने यहाँ समीकरण लिख दिया है, यूरेनियम 9235 N01 Ba बेरियम हो गया और क्रिप्टन कियर हो गया और 3 न्यूट्रॉन का उत्पन्न होता है। इस समीकरण को आप याद कर लेंगे या अगर परीक्षा में लिखते हैं तो अच्छा मार्क्स आता है।
अगला क्वेश्चन है युग्म उत्पादन से आप क्या समझते हैं, इसका एक उदाहरण दीजिए। युग्म उत्पादन से आप क्या समझते हैं, इसका एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए मैंने आंसर लिखा है, जब कोई गामा किरण फोटान किसी पदार्थ पर आपतित होता है तो वह पदार्थ किसी नाभिक द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है तथा इसकी ऊर्जा से एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन की उत्पत्ति हो जाती है। यह प्रक्रिया युग्म उत्पादन कहलाता है तथा युग्म उत्पादन होने के लिए यह आवश्यक है कि कम से कम 0.02 मेगा इलेक्ट्रॉन भर की गामा फोटोन होनी चाहिए, यानी इतना फोटोन होनी चाहिए। एच भी बराबर होता है गामा फोटोन बराबर बीटा प्लस हो गया जो प्रोटॉन हो गया, और बी माइनस जो कि इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, इस समीकरण को आप याद कर लेंगे और परिभाषा मैंने लिखा है, आप इसको ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेंगे और इसको लिख लेंगे। अगला है 1 मिलीग्राम द्रव्यमान क्षति से कितने जूल ऊर्जा मुक्त होगी, यानी आपको 1 मिलीग्राम को जूल में बदल देना है, जूल में बदलना है। 1 मिलीग्राम को आप जूल में बदलिए। तो देखिए यहाँ ऊर्जा डेल्टा एम का मान दिया है 1 मिलीग्राम। 1 मिलीग्राम बराबर 1 × 10⁻⁶ kg हो जाएगा। यह द्रव्यमान का मान हो गया, या मास का मान दिया गया है 1 × 10⁻⁶ kg हो गया। अब यहाँ हमको एनर्जी चाहिए, मुक्त ऊर्जा बराबर mc² होता है ना, mc²। तो m का मान रखिए, यहाँ m का मान मैंने रख दिया, c प्रकाश का भी रख दिया 3 × 10⁸ स्क्वायर करेंगे 3 × 9 हो जाएगा, 8 × 16 और 9 से 1 में गुना करेंगे 9 हो जाएगा, 9 × 10⁻16 जूल हो जाएगा, 9 × 10⁻16 जूल। इसको याद कर लेंगे, ऊर्जा का मान कितना आ गया 9 × 10⁻16। ये समझ में आ रहा है ना। देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 10 के पावर जो 8 है इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 10⁻16 हो जाएगा। तो 9 गुना क्या हो गया 10⁻16 जूल। ये आपका आंसर हो जाएगा। 1 मिलीग्राम द्रव्यमान क्षति से आपको ऊर्जा कितना निकलती है वो पता चल जाएगा। ठीक है, यानी 1 मिलीग्राम द्रव्यमान क्षति को मैंने ऊर्जा जूल में बदल दिया। अगला है नीचे दिए गए नाभिक से एक अल्फा कण तथा एक बीटा कण का उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन के बाद नया नाभिक क्या होगा, यानी इससे एक अल्फा कण निकलता है और एक बीटा कण निकलता है। जब निकलेगा तो नया नाभिक क्या बनेगा, तो थोड़ा सा आप याद कर लीजिए कि अल्फा कण का परमाणु संख्या 2 होता है और द्रव्यमान संख्या 4 होता है। बीटा कण का परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान संख्या 0 होता है। तो जब किसी परमाणु से अल्फा कण निकलेगा तो उस परमाणु का परमाणु संख्या 2 घट जाएगा और द्रव्यमान संख्या 4 कम हो जाएगा। लेकिन जब बीटा कण निकलेगा तो परमाणु संख्या 1 बढ़ जाएगा और द्रव्यमान संख्या कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए इससे एक अल्फा कण निकला तो परमाणु संख्या में 2 की कमी हो गई, जेड में 2 घट गया ना, और ए में से क्या हो गया 4 घट गया। और फिर बीटा जब निकला तो परमाणु द्रव्यमान जेड रह गया। देख लीजिए इसका द्रव्यमान जेड कहते हैं, लेकिन जो Z-2 है उसमें 1 बढ़ गया तो क्या हो गया Z-1 हो गया। ठीक है, यानी बीटा निकलेगा तो परमाणु संख्या बढ़ जाएगा और द्रव्यमान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अल्फा निकलेगा तो द्रव्यमान संख्या 4 घटेगा और परमाणु संख्या 2 घटेगा। अगला है नाइट्रोजन N714 पर अल्फा कण की बमबारी करने पर ऑक्सीजन बनता है, कौन सा कण उत्सर्जित होता है, अभिक्रिया लिखकर बताइए। यानी कहता है कि नाइट्रोजन पर जब अल्फा कण से प्रहार किया जाता है तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन बदल जाता है, और कौन सा कण उत्पन्न होता है उसका नाम बताना है। तो देखिए मैंने एक समीकरण लिख दिया है कि नाइट्रोजन पर जब अल्फा कण मैंने डाला तो ऑक्सीजन बदल गया और प्लस प्रोटॉन उत्पन्न होता है H11 प्रोटॉन उत्पन्न होता है। तो याद करेंगे प्रोटॉन कण उत्सर्जित होता है, जब नाइट्रोजन पर अल्फा कण डालेंगे तो ऑक्सीजन बनेगा और प्लस प्रोटॉन उत्सर्जित होगा। अगला एनपीएन ट्रांजिस्टर से आप क्या समझते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर से आप क्या समझते हैं, आप क्वेश्चन में बैंक उलट कर देख लीजिए, बार बार पूछा गया है। तो देखिए यह एनपीएन ट्रांजिस्टर जो है वह ट्रांजिस्टर जिसमें एक पी टाइप का अर्धचालक बहुत ही महीन तराश को छोटे छोटे एन टाइप अर्धचालकों के गुटकों के बीच दबाकर बनाया जाता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर कहलाता है। देखिए आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। एनपीएन का मतलब हुआ कि 2 गो एन टाइप अर्धचालक और 1 गो पी टाइप अर्धचालक, ठीक है, तीनों को मिलाकर इसे बनाया जाता है। उसमें हम क्या करते हैं, पी टाइप अर्धचालक को बीच में और एन टाइप अर्धचालक को आड़ी पाड़ी रख करके बीच में पी टाइप को दबा करके बिस्कुट के आकार का बना दिया जाता है, जिसे एनपीएन ट्रांजिस्टर कहा जाता है। यानी पी टाइप अर्धचालक बीच में होगा और ऊपर नीचे क्या होगा एन टाइप अर्धचालक, उन दोनों के बीच में पी टाइप रहेगा और दोनों को आपस सटा करके एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाया जाता है। तो वही देखिए यहाँ ध्यान से पढ़िएगा समझ में आएगा। वह ट्रांजिस्टर जिसमें एक पी टाइप का अर्धचालक कि बहुत ही महीन तराश को 2 छोटे हुए एन टाइप अर्धचालक के गुटकों के बीच दबाकर बनाया जाता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर कहलाता है। अब ध्यान से पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा।
एलईडी का पूरा नाम क्या है? एलईडी का पूरा नाम क्या है? आप देखिएगा आज एलईडी क्या होता है? टॉर्च आ रहा है, एलईडी टीवी आता है, एलईडी टीवी आ रहा है, आज एलईडी क्या कंप्यूटर है, सब कुछ एलईडी हो रहा है। तो आपको बताना है एलईडी का पूरा नाम क्या है। तो याद रहे एलईडी का पूरा नाम हो गया लाइट इमिटिंग डायोड। इसको हिंदी में कहेंगे प्रकाश उत्सर्जक डायोड। यानी इसके आने से रोशनी ज़्यादा हो गई, समझे, रोशनी बढ़ गया, क्योंकि एलईडी काफ़ी सस्ता है और ऊर्जा का भी बहुत कम खपत करता है। अगला है शुद्ध अर्धचालक में जब कोई अपद्रव्य मिलाया जाता है तो क्या होता है? शुद्ध अर्धचालक में जब कोई अपद्रव्य मिलाया जाता है तो क्या होता है? तो याद रहे कि शुद्ध अर्धचालक में जब कोई अपद्रव्य मिलाया जाता है तो उसकी चालकता बढ़ जाती है, और इसी का उपयोग करके एन टाइप अर्धचालक तथा पी टाइप अर्धचालक बनाया जाता है। याद कर लें कि एन टाइप बनाने के लिए भी क्या होता है, उसमें बाहर से कुछ पदार्थ मिलाते हैं, पी टाइप में भी क्या बाहर से कुछ पदार्थ मिलाते हैं, अशुद्धियाँ मिलानी पड़ती है, अशुद्धियों को ही अपद्रव्य कहा जाता है, तभी जाके चालकता बढ़ता है। अगला ट्रांजिस्टर की संग्राहक धारा, आधार धारा तथा उत्सर्जक धारा में क्या संबंध है? ट्रांजिस्टर की संग्राहक धारा, आधार धारा और उत्सर्जक धारा में क्या संबंध है? तो याद कर लें कि उत्सर्जक धारा बराबर होता है आधार धारा प्लस संग्राहक धारा। उत्सर्जक धारा बराबर आधार धारा प्लस संग्राहक धारा, यानी आई बराबर आई बी प्लस आई सी, यानी आई बी को कहा जाएगा उत्सर्जक धारा बराबर आई, एक मिनट, आई ई बराबर होता है आई ई बराबर आई बी प्लस हो गया आई सी, जहाँ आई क्या है उत्सर्जक धारा है, आई बी है आधार धारा और आई सी है संग्राहक धारा। ओके। अगला है पी प्रकार का अर्धचालक क्या है? तो कहा जाएगा कि वह अर्धचालक जिसमें छिद्रों की अधिकता होती है पी टाइप अर्धचालक कहलाता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी वो क्या होगा? एन टाइप अर्धचालक कहलाएगा। जैसे देखिए शुद्ध जर्मेनियम अर्धचालक क्रिस्टल में त्रिसंयोजी अपद्रव्य मिलान से वह अर्धचालक जिसमें आवेशवाहक धनावेशित कोटर होते हैं वे पी टाइप अर्धचालक कहलाते हैं। कोटर का मतलब छिद्र, ठीक है, यानी बाहरी अर्धचालक मिलाने से उसमें धनावेशित क्या होगा? कोटर हो जाएगा, वह पी टाइप का अर्धचालक कहलाएगा। यानी आप इसको ऐसे याद कीजिए ना कि वह अर्धचालक जिसमें छिद्रों की अधिकता होती है या कोटरों की अधिकता होती है पी टाइप अर्धचालक कहलाता है, ठीक है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी वो एन टाइप अर्धचालक कहलाएगा। अगला फोटो डायोड में पीएन संधि डायोड किस प्रकार से संयोजित किया जाता है? इसका क्या उपयोग है? फिर से क्वेश्चन सुनिए, फोटो डायोड में पीएन संधि डायोड किस प्रकार संयोजित किया जाता है, इसका क्या उपयोग है? इसका क्या उपयोग है? देखिए मैंने आंसर लिखा है प्रकाश संवेदनशील और चालक से बना पीएन संधि डायोड फोटो डायोड कहलाता है, जो उत्क्रम अभिनति में कार्य करता है। देखिए डायोड को हमेशा दो प्रकार से जोड़ते हैं, एक पश्च अभिनति और एक उत्क्रम अभिनति। कहता है एक फॉरवर्ड होता है एक बैकवर्ड होता है। इसका उपयोग प्रकाश संसूचक के रूप में प्रकाश संचालित कुंजों तथा कंप्यूटर पंच कार्डों आंतरिक को पढ़ने में किया जाता है। इसका उपयोग है कि प्रकाश संसूचक के रूप में किया करेंगे और संचालित कुंजियों तथा कंप्यूटर पंच का कार्डों को पढ़ने में इसका उपयोग किया जाता है पीएन संधि का डायोड का। डायोड तो टीवी में भी लगता है, ट्रांजिस्टर सब में लगाया जाता है। अक्षय परत की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि अग्र अभिनति विभव बढ़ा दिया जाए? देखिए सिंपल है क्वेश्चन कि अक्षय परत की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि अग्र अभिनति विभव बढ़ा दिया जाए? तो याद कर लें कि यदि अग्र अभिनति विभव बढ़ाते हैं तो परत की जो चौड़ाई होगी वो कम हो जाएगी, वो हमेशा घट जाती है। अगला क्वेश्चन है पी क्रिस्टल तथा एन क्रिस्टल में बहुसंख्यक आवेशवाहकों का नाम बताएं। पी क्रिस्टल तथा एन क्रिस्टल में बहुसंख्यक आवेशवाहकों का नाम बताएं। तो याद कर लें पी क्रिस्टल का मतलब क्या होता है? पी टाइप अर्धचालक, ठीक है, पी टाइप अर्धचालक। एन क्रिस्टल का मतलब है एन टाइप अर्धचालक। तो पी क्रिस्टल में क्या होता है? छिद्रों की संख्या अधिक होती है और एन टाइप में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। तो यहाँ वही लिख दिया गया है कि पी क्रिस्टल में बहुसंख्यक आवेशवाहक कोटर होता है, कोटर में छिद्र, और एन क्रिस्टल में बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, सिंपल है। पीएनपी तथा अगला क्वेश्चन है पीएनपी तथा एनपीएन ट्रांजिस्टर के नामांकित प्रतीक चिन्ह बनाइए। यानी आपको पीएनपी और एनपीएन का फिगर बनाना है। तो देखिए मैंने पीएनपी का ये बना दिया है और एनपीएन का बना दिया है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ एक अंतर है कि पीएनपी में क्या होता है? उत्सर्जक से आवेश क्या होता है? आधार
और संग्राहक की ओर आता है। देखिए यहाँ आ रहा है आवेश, और इसमें क्या होता है, वो जाता है, NPN में बाहर जाता है, जबकि यह अंदर की ओर आता है। ठीक है, यही अंतर है विशेष, बाकी दोनों का फिगर सेम है। दिए गए चित्र में संधि डायोड डी अग्र अभिनति है अथवा उत्क्रम अभिनति। तो देखिए यह पूछ रहा है कि फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड, फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड। तो आप याद कर लें कि यदि यह यहाँ ऐसे जो फिगर बना के देखिए नीचे ऐसे किए गए ना, इसका मतलब ऑर्थिंग, इसका मतलब है ऑर्थिड। तो यदि क्या होता है, ऑर्थिड की तरफ धारा आते हुए प्रतीत हो, धारा क्या है, ऑर्थिड की तरफ आ रहा हो, तो ऑर्थिड की तरफ आएगा तो उसे कहा जाएगा उत्क्रम अभिनति। उत्क्रम माने बैकवर्ड, अगर इससे सीधे जाएगा तो फॉरवर्ड हो जाएगा अग्र अभिनति। यानी आवेश उल्टा जा रहा है और तो बैकवर्ड है, ऑर्थिंग जिस उधर चला जा रहा है, ऑर्थिंग हम लेते हैं फॉरवर्ड के लिए, लेकिन उल्टा चला गया तो बैकवर्ड हो गया, और इधर आता तो क्या होता है, फॉरवर्ड हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तो यही तो समझ गए, ये क्या है, बैकवर्ड है, ये क्या है, बैकवर्ड है। अगर यही इधर होता तो फॉरवर्ड हो जाता। अगला क्वेश्चन है, दो नाभिकों की द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात 1:8 है, उनकी नाभिकीय त्रिज्याओं में क्या अनुपात होगा। देखिए यहाँ द्रव्यमान संख्या का अनुपात दिया है और त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है, यानी N1 अनुपात N2 इक्वल टू 1:8 दिया गया है। तो सूत्र याद रखें, R1 अनुपात R2 बराबर N1/N2 का पावर 1/3। ठीक है, तो इसका मान 1/8 रखेंगे, इसका 1/3, तो 1/8 का घनमूल क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। आप इसको थोड़ा सा से हल कर सकते हैं। 1/8 का पावर क्या है, 1/3 है, तो आप लिख लीजिए 1/8 के बदले लिखेंगे 1/2 का पावर 3 और गुना क्या होगा 1/3, 30 दिन कटेगा तो क्या हो जाएगा 1/2। यही आपका क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा 1:2। ठीक है, चलिए तो यहाँ आपका टोटल प्रश्न खत्म हो जाता है। आप इन सारे प्रश्नों को अच्छा से याद कर लें और लिख लें, क्योंकि इन 25 प्रश्नों में से कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा में निश्चित पूछे ही जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें ताकि वो लोग भी पढ़ सकें। चलिए, जय हिंद, जय भारत।